अगर आप आधुनिक भारतीय राजनीति की बड़ी तस्वीर को समझना चाहते हैं तो कभी-कभी जवाब किसी एक छोटे से चुनावी क्षेत्र में छुपा होता है। चलिए असम के नाहरकटिया की कहानी को समझते हैं, जहां चाय के बागान और वहां के लोग हमें सियासत के बदलते रुख का एक बहुत ही अहम सबक सिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऊपरी असम के नाहरकटिया की। यहाँ की जमीन, यहाँ के समुदाय और यहाँ के चाय बागान, इनकी अपनी एक कहानी है। और इसी कहानी में ये राज छिपा है कि आखिर राजनीतिक हवा का रुख कैसे और क्यों बदल जाता है। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आज की चुनावी चुनौती क्या है, फिर हम पिछले 30 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे, उसके बाद सत्ता के वो कौन से 4 स्तंभ हैं जो सब कुछ तय करते हैं, और आखिर में वापसी का एक मुमकिन खाका कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि सियासत में नंबर बहुत कुछ कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि नाहरकटिया का राजनीतिक मैदान आज असल में दिखता कैसा है। 2021 के चुनाव में देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ थे। भाजपा को एक बहुत बड़ी बढ़त मिली, वो भी उस कांग्रेस पार्टी पर जो वहां सत्ता में थी। और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। जीत का अंतर था लगभग 15,000 वोटों का। चुनावी राजनीति में इतना बड़ा फासला सच कहूं तो एक पहाड़ जैसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी चैलेंजर को अगर ये सीट वापस जीतनी है तो उसे करीब 13.5% वोटों को अपनी तरफ खींचना होगा, और ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये उठता है कि ये वोट आएंगे कहाँ से, और यहीं पर चाय जनजाति समुदाय की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सोचिए, कुल वोटरों का लगभग 30% हिस्सा यही लोग हैं, एक ऐसा तबका जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन एक बात समझनी होगी, 2021 का जो नतीजा था वो अचानक से नहीं आया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, भरोसे के बनने और फिर धीरे धीरे टूटने की कहानी। एक जमाना था जब ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था, 4 टर्म्स तक। 2001 में तो पार्टी अपने पीक पर थी, लेकिन फिर आया 2016 और पोरी बोरीतौन यानी बदलाव की एक ऐसी लहर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिरता गया, और सबसे दिलचस्प बात, 2016 में जब वोट डालने वालों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ गई, ठीक तभी कांग्रेस को 2 दशकों की सबसे बड़ी हार मिली। मतलब साफ था, जो नए वोटर बाहर निकले थे वो बदलाव चाहते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये कहानी किसी एक नेता की हार जीत की नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक ताकत के उन 4 बुनियादी स्तंभों को समझने की है जिन पर पूरी सियासत टिकी होती है। पहला स्तंभ है चुनावी ताकत। जो पारंपरिक वोट बैंक था वो अब कमजोर हो चुका है। अब लड़ाई पूरे क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ खास गांव और चाय बागानों में लड़ी जा रही है, जिन्हें हम असली बैटल ग्राउंड कह सकते हैं। दूसरा स्तंभ है संगठन की ताकत। जमीन पर जो मशीनरी होती है, बूथ लेवल पर जो कमेटियां होती हैं, वो हार के बाद अक्सर सुस्त पड़ जाती हैं। ये एक ऐसी प्रणालीगत कमजोरी है जो सिर्फ एक चुनाव को नहीं, बल्कि पार्टी की पूरी नींव को हिला सकती है। तीसरा और शायद सबसे अहम है कहानी गढ़ने की ताकत, यानी नैरेटिव पावर। यहाँ सबसे असरदार कहानी वो होगी जो स्थानीय हो, जो लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों जैसे खेतीबाड़ी का संकट, चाय मजदूरों की भलाई और नौकरियों की बात करे, न कि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों की। और चौथा स्तंभ है संसाधन, यानी पैसा। जो पार्टी सत्ता में होती है उसके मुकाबले एक चैलेंजर के पास फंडिंग की कमी होती है। इसका मतलब साफ है, उसे बहुत स्मार्ट तरीके से, कम लागत में ज्यादा असरदार कैंपेन करना होगा। हर रुपया सोच समझकर खर्च करना होगा। अच्छा, तो इन सब चुनौतियों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वापसी का कोई रास्ता है भी? चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा विश्लेषण एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदल सकता है। और ये सबसे जरूरी बात है, कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो लोगों की असली समस्याओं पर आधारित न हो। चाहे वो किसानों का आर्थिक संकट हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, या फिर टूटी फूटी सड़कें। तो एक मुमकिन रणनीति कुछ ऐसी दिखती है, जैसे 90 दिनों की एक सीढ़ी। ये जमीनी हकीकत को गहराई से समझने से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर लोगों को एकजुट करने की तरफ बढ़ती है।
और हाँ, आज के जमाने में ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मोबाइल फोन पर भी लड़ी जाती है, खासकर व्हाट्सएप पर। इसका इस्तेमाल सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं बल्कि लोगों की बात सुनने और गलत जानकारी को फैलने से रोकने के लिए भी करना जरूरी है। आखिर में किसी भी नेता की सफलता 3 चीजों पर आकर टिक जाती है। पहला, ट्रस्ट यानी विश्वास, जो हार के बाद दोबारा जीतना पड़ता है। दूसरा, वर्क यानी जमीन पर किया हुआ काम, जिसका सबूत देना पड़ता है। और तीसरा, आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान, एक ऐसे स्थानीय नेता के तौर पर जो हर समुदाय को अपना समझे। तो निचोड़ ये है कि वोटर की वफादारी कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे लगातार कमाना पड़ता है, लोगों की बात सुनकर और उनकी समस्याओं पर काम करके बार बार कमाना पड़ता है। तो नाहर कटिया की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या लोगों के भरोसे और डेटा पर आधारित राजनीति पैसे और सत्ता की ताकत पर भारी पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब ही शायद बदलते भारत का भविष्य तय करेगा।